थैंक यू सैम। टू जब मैंने इस क्लास का सिलेबस देखा और सोचा कि मैं अलग अलग स्किल्स के अलावा क्या क्या जोड़ सकता हूं जो काम का हो। एक चीज जिसके बारे में मैं सोच रहा था वो थी एक फाउंडर के तौर पर आप खुद को कैसे देखते हैं, आप स्किल सेट के बारे में क्या सोचते हैं और आपको किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि क्या मैं टियर हूं, मैं कैसे करूं टियर हो जाओ, क्या ये मेरे लिए सही है, इस तरह की बातें। टू चलिए इस बात से शुरू करते हैं कि क्या है एक महान फाउंडर कौन है। और आमतौर पर आप जानते हैं ये स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस होते हैं। और ये फाउंडर की एक सुपरह्यूमन या सुपरमैन जैसी इमेज है जिसके पास स्किल्स का पैनोप्टिकॉन जैसा कुछ होता है। और मैं पैनोप्टिकॉन शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि मैं यहाँ स्टैनफोर्ड में हूँ। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जैसे मुझे पता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे करना है, मैं प्रोडक्ट में बहुत अच्छा हूं, मैं स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा हूं, मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूं, मैं फंडरेज कर सकता हूं, मैं ये सभी अलग अलग स्किल्स कर सकता हूं। और एक महान फाउंडर में आप जो ढूंढ रहे हैं, फाउंडर के सुपर पर्सन होने की थियरी में मैं ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो इन सभी चीजों में बहुत बढ़िया हो। वे हर तरह के हों, वे अलग अलग तरह के हों, वे सभी स्किल्स में माहिर हों। और आप जानते हैं मैंने अपनी खुद की अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत में इस तरह की बातों पर कैसे जोर दिया। इसका एक हिस्सा ये है कि मुझे याद है मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कहा गया था, आप जानते हैं बिल गेट्स आइंस्टाइन से ज्यादा स्मार्ट कौन है ना। और आप सोचते हैं अच्छा देखो, बिल गेट्स सच में स्मार्ट हैं और वे बहुत कामयाब हैं, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि आइंस्टाइन से भी ज्यादा स्मार्ट बिल भी ऐसा कोई फ्रेज है जिसके आसपास रहना चाहेंगे। और इसका एक कारण यह है कि मुझे लगता है कि फाउंडर की इमेज सुपर पर्सन की है, यानी एक महान फाउंडर वो होता है जो कुछ भी कर सकता है। आप जानते हैं एक हाई बार में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर से कूद सकता है, आप जानते हैं इस तरह की सभी चीजें। और असलियत यह है कि फाउंडर वो होता है जो बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानियों से निपटता है। और कोई भी यूनिवर्सली सुपर पावर्ड नहीं होता। आमतौर पर आप उम्मीद करते हैं कि आपके पास कुछ सुपर पावर्स हों, कुछ चीजें जो आपके लिए खास हैं, कुछ चीजें जो उस समस्या के लिए खास हैं जिसका आप सामना कर रहे हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजें जो आपको बधार दिलाने में मदद कर सकती हैं क्योंकि असल में कंपेटिटिव डिफरेंशिएशन और कंपेटिटिव एज बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये असल में जीनियस का काम नहीं है। और सच तो ये है कि अक्सर पागलपन और पागलपन में फाक करना बहुत मुश्किल होता है। और जीनियस क्योंकि आमतौर पर नतीजे हाई सामने आते हैं। और कभी कभी जब आप अनिश्चित माहौल से निपट रहे होते हैं तो आप जीनियस भी हो सकते हैं और बाद में आपको पागल समझा जाता है, या आप पागल हो सकते हैं और आप लकी निकलते हैं और बाद में आपको जीनियस समझा जाता है। तो ये असल में एक तरह का चैलेंजिंग सेट है। जैसे आप इन सीटन के बारे में कैसे सोचते हैं, आप जानते हैं स्किल्स का पूरा सेट क्या है और हम आम इंसान आप जानते हैं इस तरह की चीज़ों में कैसे आते हैं। लड़ाई इसके बारे में सोचने का सही तरीका क्या है। और इसलिए आप जानते हैं जब मैंने इस सवाल के बारे में सोचा कि कोई एक महान फाउंडर कैसे बनता है, आप जानते हैं आपको जो मिलता है उसका एक हिस्सा है। और असल में ये शायद वो स्लाइड है जो इस पर मौजूद लोगों के लिए, ये वीडियो पर मौजूद लोगों के लिए एक सब ऑप्टिमल चॉइस हो सकती है, लेकिन ये ऐसा है। ये सभी स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, है ना। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप कहते हैं ठीक है, ये करना वाकई बहुत ज़रूरी है और आपको इसे असल में अच्छे से करना चाहिए। और ये एक सुपरह्यूमन काम जैसा लगने लगता है। और इसलिए मैंने इनमें से कुछ को लेने का फैसला किया और कुछ दिलचस्प बातों पर ध्यान दिया जिनके बारे में सोचना चाहिए कि असल में एक महान फाउंडर क्या बनाता है। क्योंकि असल में ऐसा नहीं है कि आप इन सब पर 10 में से 10 नंबर लाते हैं, आप जानते हैं आप हैं एंटरप्रेन्योरियल ओलंपियाड। आप असल में इन सभी चीज़ों में सबसे अच्छे हैं। तो चलिए टीम के साथ शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है सुपर फाउंडर के मिथ को तोड़ने का एक तरीका यह है कि असल में आमतौर पर सोलो फाउंडर के बजाय टीम में 2 या 3 लोगों का होना सबसे अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि सोलो फाउंडर असल में काम नहीं करते और वे सफल नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादातर 2 या 3 लोग असल में बहुत बेहतर होते हैं।
जब मैं एक इन्वेस्टर के तौर पर इन चीज़ों को देखता हूं और मैं कहता हूं, आप जानते हैं, एक प्रोजेक्ट और फाउंडर का एक अच्छा कॉम्पोजिशन क्या है जिसके सफल होने की संभावना है। आमतौर पर इनमें से 2 या 3 होते हैं और इसके कारण है क्योंकि उदाहरण के लिए हम पहले हाई बात कर चुके हैं इस बात के बारे में कि स्किल्स का ये बहुत बड़ा सेट है। इसके बारे में कई सवाल हैं कि आप कैसे अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए यूज बैडलिन, और अगर आपके पास असल में 2 या 3 फाउंडर हैं, आपके पास अलग अलग स्किल्स हैं, तो आप उनकी कमी पूरी कर सकते हैं क्योंकि वेज हर किसी में कमजोरियां होती हैं। आप एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा कर सकते हैं। एक फाउंडर के तौर पर आपके सामने आने वाली अलग अलग तरह की समस्याओं में आप असल में उन पर काम कर सकते हैं। तो एक चीज जो मैं सजेस्ट करता हूं, जब आप असल में एक फाउंडिंग टीम को देखते हैं, तो को फाउंडर्स को बहुत ज्यादा पसंद करना, अन को फाउंडर्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करना होता है। क्योंकि वेज पूरी एंटरप्रेन्योरियल चीज का एक हिस्सा यह है कि मरने के बहुत सारे तरीके हैं। मरने का एक तरीका यह है कि आप अपने को फाउंडर्स के साथ 1 साल बाद एक मुश्किल डिवोर्स से गुजारते हैं। और ये हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर जानलेवा होता है। और इसलिए और फिर इस तरह की विविधता भी, जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और असल में ग्रेटर देन ठीक है। हाँ, मैं कहने हाई वाला था, स्लाइड्स देखने के नज़रिए से ये ठीक नहीं होगा। अगली बात लोकेशन है। और मैंने अक्सर सुना है, मुझे बताया गया है कि ऐसा है कि सिलिकॉन वैली इन सभी सुपर टैलेंट को इकट्ठा करती है जो वो करती है। असल में सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप इतने सफल होने का कारण यह है कि ये सभी महान लोग इमिग्रेशन करते हैं, जो टैलेंट और फाउंडर्स और बाकी सब के लिए बहुत जरूरी है, आप जानते हैं, यहां आकर बसना। और यही इसका एक कारण है। ए फ्लैट, असल में अगर आप इनके बारे में सोचें, बेसिक मैथ से 2 भले हाय आप कुछ ऐसा लें जिसमें सिलिकॉन वैली बहुत मजबूत है, जो पिछले 2 दशकों में असल में सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं। सभी बेहतरीन सॉफ्टवेयर वाले लोग यहां नहीं आते। नहीं, सभी यहां नहीं आ सकते। दुनिया के कई दूसरे हिस्से में अनमेन से कई हैं। और इसलिए मैं जगह की पसंद को एक वजह क्यों मानता हूं। बात यह है कि आप एक महान संस्थापक हैं या नहीं, ये सोचना है। खैर, इसका कारण यह है कि क्योंकि महान फाउंडर्स जो करते हैं, वो उन नेटवर्क्स की ढूंढना है जो उनकी प्रॉब्लम और उनके काम के लिए जरूरी होंगे। और उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि मैं सुपर पर्सन हूं, मैं ये कहीं भी कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, आप जानते हैं, एंटार्कटिका में वगैरह। सफल होने के लिए मुझे वहां जाना होगा जहां खास तरह के नेटवर्क के लिए सबसे मजबूत नेटवर्क हों। समस्या या खास तरह की चीज जो मैं कर रहा हूं। और वेज सिलिकॉन वैली इज़में बहुत अच्छी है कुछ तरह के काम, कुछ जगहें जहां आप असल में कुछ खास तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अन सभी में अच्छा नहीं है। आप जानते हैं, 2 उदाहरण लेता हूं। तो एक है ग्रुपॉन। मुझे नहीं लगता कि ग्रुपॉन कभी यहां शुरू हो सकता था। भले हाय ये एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, ये असल में एक नेटवर्क भी बनाता है, जो आप जानते हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे बेहतरीन नेटवर्क हम यहाँ हैं और मोबाइल प्रोडक्ट और बाकी सब चीज़ों के तौर पर एक तरह की इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के लिए हमारे पास सिलिकॉन वैली में बहुत सारी स्किल्स हैं और इसके लिए नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। ग्रुपॉन के शुरुआती दिनों में जो चीज़ें सबसे ज़रूरी थी, इनमें से एक थी बड़ी सेल्स फोर्स, और बड़ी सेल्स फोर्स नेटवर्क की ताकत और कमजोरियां एक साथ चलती हैं। सिलिकॉन वैली अन प्लान्स के लिए काफ़ी खराब होती है, जिनमें जैसे कि हम 25 मंजिला बिल्डिंग किराए पर लेने जा रहे हैं और 20 में से अन कहानियों में से सेल्स वाले लोग होंगे और इसी तरह हम अपना काम शुरू करेंगे। इस तरह के प्लान में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, इसकी बहुत बुराई होती है, इसमें टैलेंट नहीं होता, फाइनेंस, कैपिटल एफिशिएंसी और नेटवर्क इफेक्ट्स जैसी चीज़ों और दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो यहाँ ज़रूरी हैं। और इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि असल में ग्रुपॉन को असल में इसकी ज़रूरत थी। शिकागो, जो इस मामले में बहुत अच्छा है, असल में आगे बढ़ने का एक तरीका है और ये दिखाना है कि सॉफ्टवेयर स्टार्टअप दूसरी जगहों पर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचना शुरू भी करते हैं, तो आप कहते हैं, ठीक है, तो क्या आप जानते हैं, दूसरे तरह के स्टार्टअप्स में से कोई यहां आकर बेवकूफ़ होगा। सोचिए कोई फैशन स्टार्टअप कर रहा है,
पोशाक जैसा फैशन नहीं, जो आप जानते हैं, एक मोबाइल मार्केटप्लेस वगैरह, जो यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। लेकिन जैसे मैं डेवलप कर रहा हूँ, एक नई फैशन कंपनी डिजाइन कर रहा हूँ और मैं इसे करने के लिए सिलिकॉन वैली आ रहा हूँ। ये असल में इतना अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि फैशन कंपनी एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे नेटवर्क चाहिए जो आपके काम को सपोर्ट करें। और इसलिए जिस जगह मैं अपना स्टार्टअप शुरू करता हूं, वो ये सोचने का एक टेस्ट है कि क्या मैं एक अच्छा फाउंडर हूं, क्योंकि जब आप असल में कोई कंपनी शुरू करते हैं तो आप वहां जाते हैं जहां ये सफल हो। होना 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 क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं अक्सर जो रूपक इस्तेमाल करता हूं वो है चट्टान से कूदना और नीचे उठाते समय एक हवाई जहाज को असेंबल करना, और इसका कारण ये है कि ये मुश्किल है। इसमें एक लगभग मौत जैसा एग्जिट होता है जिससे आप डिफॉल्ट रूप से मर जाते हैं, और इसलिए आप असल में जीतने का हर मुमकिन मौका ले रहे होते हैं। और इसलिए महान फाउंडर जाते हैं, देखो मैं नेटवर्क क्या है इस पर आता हूं, और वो नेटवर्क है, आप जानते हैं, ये ग्राफिक अक्सर सिलिकॉन वैली है। लेकिन टेक्स्ट स्टार्टअप्स के लिए, मोबाइल के लिए, नेटवर्क के लिए, मार्केटप्लेस के लिए, आप जानते हैं, ये करने के लिए ये सच में एक अच्छी जगह है। दूसरी कई चीज़ों के लिए आपको सोचना चाहिए कि ये कोई अलग जगह है या नहीं। ए फ्लैट यहाँ कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, ये आजकल बहुत चलन में है, ठीक है, बहुत पारंपरिक है ये कहना कि आप कंट्रेरियन हैं। और इसलिए चलिए थोड़ी बात करते हैं कि कंट्रेरियननेस असल में क्या है। सच तो ये है कि असल में अलग राय रखना बहुत आसान है। अलग राय रखना और सही होना मुश्किल है। और खास तौर पर जब आप सोच रहे हैं कि क्या मेरा विचार विरोधाभासी है या काफी विरोधाभासी है। असल में एक स्मार्ट इंसान मुझसे कैसे सहमत नहीं हो सकता है ना? क्योंकि अगर आप एक स्मार्ट इंसान के बारे में नहीं सोच सकते, व्यक्ति जो अनजान या पागल जैसा नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट व्यक्ति है जो कुछ हद तक एक्सपर्ट है, इसलिए सोचता है कि आपके आइडिया में कुछ सीरियस चैलेंज है, तो ये असल में कंट्रेरियन नहीं है ना? टू कंट्रेरियन, और कंट्रेरियन हमेशा होता है। असल में ये अन चीज़ों में से एक है जिसके बारे में सैम और मैंने स्टार्टअप स्कूल में बात की थी। कंट्रेरियन असल में ऑडियंस के रिलेटिव होता है ना? टू, जब आप कंट्रेरियन बनाना चाहते हैं, जब आप कंट्रेरियन के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा कंट्रेरियन आइडिया है, ठीक है, दूसरे क्या कहेंगे, ये कंज्यूमर इंटरनेट है, अच्छा कंज्यूमर इंटरनेट लोग सोचते हैं कि असल में अभी तक एक अच्छा आइडिया नहीं है। और कंट्रेरियन के बारे में आप जो सोचते हैं उसका एक हिस्सा ये कहना है, ठीक है, ऐसा क्या तरीका है कि मैं ऐसा क्या जानता हूं जो दूसरे लोग नहीं जानते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं हाई ब्रिलियंट हूं और दूसरे लोग नहीं हैं, और यही वजह है कि कंट्रेरियन बात सही है। ये बहुत बुरा टेस्ट है। हाँ, ये सच हुआ। बेशक फील्ड में आप पर बिजली भी गिर सकती है। आप जानते हैं, इसके बारे में बहुत सोचें, जैसे ऐसा क्या है जो मुझे पता है जो दूसरे लोग नहीं जानते। उदाहरण के लिए लिंक्डइन के शुरुआती दिनों में मैंने सभी फाउंडर्स को जो सलाह दी थी उसका एक हिस्सा ये था कि हर स्मार्ट इंसान से बात करें जो आपसे बात करेगा और आपको फीडबैक देगा। लिंक्डइन पर मैं घुमा और कहा कि ये मेरा आइडिया है, आपको क्या लगता है? मेरे नेटवर्क के 2/3 या उससे ज्यादा लोग, जिनमें कुछ लोग भी शामिल हैं, बहुत बहुत स्मार्ट लोग, सब मुझे पागल समझते थे। और उन्हें क्यों लगता था कि मैं पागल हूं? इसका कारण ये था क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, ये एक नेटवर्क प्रोडक्ट है, ये तभी काम का है जब ज़मीन बहुत सारे लोग हों, पहले व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं, दूसरे व्यक्ति को बुलाओ, दूसरे व्यक्ति की, पहले व्यक्ति की, दोनों में से किसी की भी कोई वैल्यू नहीं, वे पहले से हाय एक दूसरे को जानते हैं। तुम असल में अपने यूज केस पर कब डिलीवर करना शुरू करोगे, जो कि 500K से 10 लाख लोगों के लिए है? सही है। और इसलिए तुम कभी भी साइज तक नहीं पहुंच पाओगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अब मुझे जो पता था वो क्रिटिक्स को नहीं पता था। वो ये था कि मैं अलग अलग तरीकों के बारे में सोच सकता था जिससे लोग कह सकें, देखो ये कहना बहुत आसान है, देखो मुझे इस विजन पर भरोसा है, या मुझे लगता है कि ये इंटरैक्टिंग है, या मुझे लगता है कि ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, या मैं इसके साथ खेलने को तैयार हूं और मैं नेटवर्क को बढ़ाने, काफी साइज पाने के लिए अन इंटरेस्ट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, उनका फायदा उठा सकता हूं, ताकि आप अन वैल्यू प्रोपोजिशन पर काम करना शुरू कर सकें जो लिंक्डइन ने दिए थे। और यही वो खास बात थी जिसके बारे में मुझे पता था कि क्रिटिक्स इस बारे में नहीं सोच रहे थे।
और इसलिए जब आप कंट्रेरियन होने के बारे में सोचते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि ऐसा कैसे है कि स्मार्ट लोग मुझसे सहमत नहीं हैं। वे इंटेलिजेंस की नज़र से मुझसे सहमत नहीं हैं। और कुछ ऐसा है जो मुझे पता है और उन्हें नहीं पता कि असल में सच होगा। ए फ्लैट इस मामले में आम तौर पर एक फाउंडर के तौर पर असल में और सही मायने में विपरीत होना अच्छा है। ए फ्लैट विपरीत होने का दूसरा आखिरी हिस्सा यह है कि के बारे में सोचो। अलग होने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए एक आम तरीका ये होगा कि ओह हाँ, ये एक अच्छा छोटा आइडिया है लेकिन असल में इतना छोटा नहीं है कि ये बड़ा हो। या आप जानते हैं, असल में आप टैलेंट इकट्ठा कर सकते हैं या ज़्यादातर कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप ऐसे होते हैं। उदाहरण के लिए ये है लिंक्डइन का एक और उदाहरण है कि लोग सिर्फ रॉकेट शिप से हाई सफल होते हैं। असल में धीरे धीरे कंपाउंडिंग कर्व असल में बहुत बहुत कीमती हो सकता है। लिंक्डइन कभी भी रॉकेट शिप मोमेंट पर नहीं पहुंचा। ये साल दर साल एक तरह से कॉम्पाउंड होता गया। लेकिन कंज्यूमर इंटरनेट में ये पैटर्न से अलग होता है। यहाँ आपको कई तरह की प्रॉब्लम आने लगती हैं जिनका सामना असल में फाउंडर्स को करना पड़ता है, जैसे कि क्या मुझे काम करना चाहिए या लोगों को रिक्रूट करके काम डेलीगेट करना चाहिए। और क्लासिकल तरीके से इसका जवाब है असल में आपको दोनों करने की जरूरत है। ठीक है, और असल में आपको ना सिर्फ दोनों करने की जरूरत है बल्कि आपको कभी एक को 100% पर और कभी दूसरे को 100% पर करना होगा। और कभी कभी भले हाय ये मैथ में इतना अच्छा ना हो, दोनों 100% पर। और इसलिए आप देखेंगे कि ये असल में क्लासिक है जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि एक महान फाउंडर क्या होता है। क्या आप अनसाफ विरोधाभासन को समझते हैं? एक और बात जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं वो है आपको फ्लेक्सिबल और लगातार बने रहना होगा। और इसका कारण ये है कि एंटरप्रेन्योर्स को अक्सर ये सलाह दी जाती है कि आप जानते हैं, एक विजन रखें, मुश्किलन के सामने मजबूत रहें। आप जानते हैं, ये समझे कि आपके पास ये विजन है कि ये दूसरे लोगों की सोच से अलग है और बस ट्रैक पर बने रहें, मुश्किल समय से गजरन और वहान पहनचन। दूसरी सलाह जो उतने हाई जोर से दी गई है वो है डेटा सनन, कस्टमर की सनन। पाइवट करें, फ्लेक्सिबल बनें। एक महान फाउंडर होने के मामले में इसका एक मतलब ये भी है कि मुझे कब लगातार बने रहना चाहिए, मुझे कब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और वो तरीका जिसका मैं अक्सर इसके लिए इस्तेमाल करता हूं, आपके पास किसी प्रोजेक्ट पर, जैसे कि किसी कंपनी पर, एक इन्वेस्टमेंट थीसिस होनी चाहिए जो असल में कहती हो आपको क्यों लगता है कि ये शायद उल्टा है, आपको क्यों लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। इसमें वो शामिल होना चाहिए जो आप जानते हैं और आपको लगता है कि दूसरे लोग नहीं जानते हैं। और फिर जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो आप सोचते हैं, आप जानते हैं, क्या मैं सच में अपने इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो ट्रैक पर बने रहें, आप जानते हैं, लगातार बने रहें। और वेस कभी कभी मुश्किल हालात में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकल जाएं। पेपैल, लिंक्डइन, एयरबीएनबी, बहुत सारे स्टार्टअप जिनका मैं हिस्सा रहा हूं, अनमेन ऐसे महीने आए हैं जब आप सोचते कि भगवान, ये सब हमने कभी क्यों किया। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया था, ये एक तरह से वैली ऑफ द शैडोज मोमेंट था। जैसे पेपैल में, आप जानते हैं, अगस्त 2000 में हम एक महीने में $12 मिलियन खर्च कर रहे थे। खर्च का कर्व तेजी से बढ़ रहा था, हमारा कोई रेवेन्यू नहीं था, कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, फिर भी हम कहते हैं कि ठीक है, हम इसे ठीक करने के लिए क्या करते हैं, और इससे आपको तुरंत एक्शन प्लान मिलता है। दूसरा सवाल यह है कि आपको विश्वास रखना चाहिए या डर। ठीक है, आपको रखना चाहिए, आप जानते हैं, आपको असल में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मेरा ये विजन है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए और मुझे बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके बस उसी पर चलना चाहिए। खैर, फिर से एक महान फाउंडर होने का एक हिस्सा ये है कि आप विश्वास रख सकें, ये सोच सकें कि आप क्या चाहते हैं, कर रहे हैं और करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। लेकिन इनमें स्मार्ट भी बनें कि आप असल में सुन रहे हों। आलोचना, नेगेटिव फीडबैक, कंपेटिटिव एंट्री, जहां आप ठीक चल रहे हैं, क्या ये बदल रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस, क्या इससे मेरी प्लानिंग बदल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस खो देते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है, लेकिन असल में खतरा भी है।
फिर से इस तरह की चीज में कि आप इन दोनों चीजों को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। क्या मुझे अंदर फोकस करना चाहिए, प्रोडक्ट बनाना चाहिए, दुनिया को इग्नोर करना चाहिए, कंपेटिटर वगैरह को इग्नोर करना चाहिए, या मुझे बाहर हाई फोकस करना चाहिए? क्या मुझे रिक्रूटिंग करनी चाहिए? क्या मुझे लोगों से मिलना चाहिए? क्या मुझे नेटवर्क इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी चाहिए? फिर से जवाब है दोनों। और मैं इस तरह के इट्स दोनों पर फोकस कर रहा हूं, ना कि या टू या पर, क्योंकि एक महान फाउंडर बनाने वाली चीज इन लाइंस में फ्लेक्सिबल होने की क्षमता है। कभी कभी 90% एक होना, कभी कभी 80% उल्टा हो जाता है। अभी की प्रॉब्लम कैसी है इस पर फैसला करते रहो। ऐसा कैसे होता है कि जब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे कहना चाहिए हमें यही करना चाहिए, और मुझे काम कैसे बांटना चाहिए। और जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और आप बस कहते हैं कि ये एक और क्लासिक चीज़ है, लोग कहते हैं ठीक है मैं पूरी तरह से डेटा से मोटिवेटेड हूं। ये वही है जो कस्टमर यूजर ग्रुप में कहते हैं। आप जानते हैं, मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योरियल तरीकों को अपनाया है। दूसरी तरह की चीज़ों के बारे में बात की जाती है, जैसे डेटा इकट्ठा करना, डेटा पर गाइड होना। असल में डेटा सिर्फ उस विजन के फ्रेमवर्क में मौजूद होता है जिसे आप बना रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं इसकी एक हाइपोथेसिस। और डेटा नेगेटिव भी हो सकता है और आप सोच सकते हैं ठीक है, असल में इस नेगेटिव डेटा का मतलब है कि मुझे किसी चीज के बारे में अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लेकिन मैं असल में जो कर रहा हूं उसके बारे में एक खास सोच रखता हूं। और वेज कभी कभी जब आपके पास वो खास सोच होती है, तब भी आप जरूरी नहीं कि उस बड़े सोच तक पहुंचें जिसके बारे में आप सोच रहे थे। तो उदाहरण के लिए आप जानते हैं, पेपैल में हमने ये चीजें बांटी हैं। टी शर्ट पर लिखा था नई ग्लोबल करेंसी है ना। असल में अनमेन से एक और मैं, और मुझे पता है कि पीटर यहां आ चुके हैं। मैंने पीटर को जो मजाक सुनाया अनमेन से एक ये था कि असल में हमारे पास ये नई वर्ल्ड ग्लोबल करेंसी है। हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा, ये कुछ समय से है ना। हम असल में इसके लिए मास्टर मर्चेंट हैं। ए फ्लैट बेशक ये मैसेज है कि बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है, हालांकि आप जानते हैं ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। हालांकि खास बात यह है कि ये विजन कह रहे हैं हम एक तरह का यूनिवर्सल नेटवर्क बनाना जो किसी को भी पेमेंट करने, किसी को भी मर्चेंट बनने की इजाजत दे। इलेक्ट्रॉनिक्स को किसी भी बिजनेस में कॉमर्स की स्पीड में लाना जिसका लेन देन हो रहा हो। इस विजन को सही दिशा में रखते हुए हम कहते हैं पहले हम सोचते हैं कि हमारे पास एक बैंकिंग मॉडल होगा। फिर मुझे लगता है कि हमारे पास, आप जानते हैं, एक डेट मॉडल होगा। नहीं, हमारे पास असल में एक मास्टर मर्चेंट मॉडल होगा। और ये असल में कैसे काम करता है? तो आप हमेशा विजन और डेटा एक विजन के फ्रेमवर्क में है। और कभी कभी बेशक आप जो सीखते हैं वो आपका विजन बदल देता है। ए फ्लैट ये इनमें से एक है जिसके बारे में मुझे सच में लगता है कि हमने इस खास तस्वीर को किसी एक के लिए सेव किया है। मुझे लगता है कि ये काफी जरूरी है। क्या आमतौर पर एंटरप्रेन्योर्स फाउंडर्स को रिस्क लेने वाला माना जाता है ना? वे जबकि बाकी सब लोग रिस्क के इस विचार से डरकर हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। ए फ्लैट ये सच है। आपको रिस्क लेने वाला होना चाहिए। आपको ये सोचना होगा कि मैं रिस्क पर एक सही दाव कैसे लगाऊं, क्योंकि असल में सिर्फ वही बड़े मौके, सिर्फ वही उल्टे मौके जिन पर स्मार्ट लोग आपसे सहमत नहीं होते, वे वही होते हैं जिनसे रिस्क जुदा होता है। दूसरी ओर स्किल सेट का एक हिस्सा यह है कि जब आप एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर रिस्क के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं समझदारी से रिस्क कैसे लूं। मैं एक फोकस्ड रिस्क कैसे लूं कि अगर मैं सही हूं उसके बारे में एक चीज, फिर बहुत सारी दूसरी चीजें मेरे रास्ते में आती हैं। और एक बार जब मैं ऐसा करना शुरू करता हूं, तो मैं ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि अपनी शॉट की संभावना को जितना हो सके उतना ज्यादा कैसे करूं, जैसे कि मैं दूसरे रिस्क को कैसे कम करूं। मैं असल में इस रिस्क को समझदारी से कैसे लूं जो सिर्फ हो हाँ रिस्क ना हो। रिस्क को हवा में उड़ा देना किसे फर्क पड़ता है? लेकिन चलो, और इस तरह ये आप जानते हैं इस इमेज को मिलाता है जो मुझे लगता है कि अब तक मिली इमेज में सबसे अच्छी है। ये इसके बारे में सोचने का एक तरीका है। ए फ्लैट मैं इन्वेस्टमेंट थीसिस के बारे में जो कह रहा था,
अस पर वापस आते हैं। इन्वेस्टमेंट थीसिस का एक हिस्सा ये है कि आप इसे चार्ट करते हैं। ये बुलेट्स की एक तरह की लिस्ट होती है। आप कहते हैं, जैसे शुरुआती लिंक्डइन में ये था। जैसे देखो, पब्लिक प्रोफेशनल नेटवर्क से असल में हर किसी को फायदा होगा। कंपनी सैमट हर कोई समझेगा कि इसे इसी तरह से करना बेहतर है। शुरू में इसे अपनाने वाले लोग असल में ऐसे लोग होंगे जो एज रोल को सोच रहे थे, इसलिए इसके साथ खेलने को टियर थे। और फिर आखिरकार मास मार्केट आएगा क्योंकि उनके पास एक ऐसा नेटवर्क होगा जो पहले से हाई उन्हें वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहा है। एक इन्वेस्टमेंट थीसिस ऐसी दिख सकती है और फिर आप जानते हैं, आपके पास शुरुआती रिवॉल्विंग जैसी इकोनॉमिक्स है और फिर ब्रॉडनिंग और दूसरी चीजें। आपके पास वो इन्वेस्टमेंट थीसिस है और आप कहते हैं, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या मुझे लगता है कि जब मैं स्मार्ट लोगों से बात करता हूं, टू मार्केट से जो डेटा मुझे मिलता है वो कैसा होता है? इससे मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बदलता है? और असल में इसी तरह आप रिस्क को कम करते हैं। उदाहरण के लिए पेपैल के बहुत शुरुआती दिनों में जो हुआ उसका एक हिस्सा ये था कि उन्होंने कहा, ठीक है, हम मोबाइल फोन पर कैश करेंगे। हम पाम पायलट्स पर कैश करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। हमें असल में ये एहसास हो गया था कि पाम पायलट्स पर कैश काम नहीं करेगा प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हाई। क्योंकि असल में जो हुआ वो ये था कि मैं अंदर गया और मैक्स और पीटर से कहा, मैंने कहा, देखो ये हमारा चैलेंज है। हमारा चैलेंज ये है कि शायद हमें याद नहीं है कि पाम पायलट क्या होते थे। वे शुरुआती पीडीए जैसे थे। और हाँ, हम पाम पायलट के सेंटर में रहते थे। और इसका पूरा पूछ केस डिनर का बिल बांधना था। और कितने लोग टेबल पर, हर किसी के पास हर रेस्टोरेंट में पाम्पलॉट 021 होगा। आप बस सोचकर हाई समझ सकते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। जब आप किसी माइनफील्ड से टकराने वाले हों और आपको घूमना हो, और तभी मैक्स लेजेंड को ये आइडिया आया, कह रहा, असल में हम ईमेल से सिंक कर सकते थे, हम ईमेल पेमेंट को इसकी बैकबोन बना सकते थे, और हमें लगा कि ये एक अच्छा आइडिया है। और बेशक पूरी चीज इसी पर टिकी थी। और ये रिस्क को कम करने के बारे में सोचने का हिस्सा है, जैसा कि आप असल में कर रहे हैं। यहाँ एक और है जो एक तरह से क्लासिक है, जो है, अच्छा, क्या मेरे पास ये लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए या मुझे लोकल नियर टर्म प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए? और फिर से जवाब दोनों है। ये पैराडॉक्स है और सवाल ये है कि क्या आप उनके बीच में कुटते रहते हैं? आपके मैन में हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए क्योंकि अगर आप सच में अपनी दिशाएं पूरी तरह खो देते हैं तो आखिरकार आप खुद को किसी ऐसे फील्ड में पाएंगे जहां से निकलने का कोई अच्छा रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस नहीं कर रहे हैं जो आपके ठीक सामने है, तो आप फैंस गए हैं। ठीक है। और इसलिए सवाल यह है कि आप इन चीज़ों को एक साथ कैसे रखते हैं। आप कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में मुझे आज क्या करना है? क्या मैंने आज प्रोग्रेस की है? क्या मैंने इस हफ्ते प्रोग्रेस की है? लेकिन क्या ये ज्यादातर रास्ते पर है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि ये फाइनेंसिंग या स्ट्रैटेजी के मामले में कैसे काम करता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी स्टार्टअप्स के लिए जरूरी है। जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट आइडिया है, ये एक बात है, मैं एक फाउंडर हूं। असल में स्ट्रैटेजी का अगला लेवल आमतौर पर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो हो कंज्यूमर इंटरनेट या एंटरप्राइज या कुछ और। क्योंकि असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना अच्छा है प्रोडक्ट है, अगर ये कस्टमर्स तक नहीं पहुंचता है तो आप बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आमतौर पर आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोडक्ट के असल रूप से ज़्यादा ज़रूरी बनाना पड़ता है। और इसके नीचे फाइनेंसिंग है। और फाइनेंसिंग का कारण यह है कि अगर आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और सारी मेहनत बेकार चली जाती है, तो भले हाय आपके पास बहुत अच्छा आइडिया हो, वो काम नहीं करता। इसलिए अक्सर जब आप किसी अच्छी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे होते हैं, तो आप असल में, जब मैं पैसे जुटा रहा होता हूं, ये फंडरेजिंग, मैं अगली फंडरेजिंग के बारे में सोच रहा होता हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं इसके लिए कैसे टिए हूं, मैं ऐसे रिश्ते बना रहा हूं जो इसके लिए जरूरी होंगे, और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ एक हाई चीज मायन रखती है कि मैं अगले काम पर पहन, यानी अगली फंडरेजिंग पर पहन, क्योंकि आपके पास ये बिजनेस है जिसे आप बना रहे हैं। लेकिन मैं इसे एक मुख्य स्ट्रैटेजी के तौर पर सोच रहा हूं कि मैं कैसे काम कर रहा हूं, और अक्सर आप सोचते हैं कि ठीक है, मेरा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है ताकि फाइनेंसिंग अच्छी तरह से काम करे। और इस तरह
आप इन चीज़ों को एक साथ बनाते हैं। 2 आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक महान फाउंडर बन सकते हैं? खैर, आपके पास कुछ सुपर पावर्स होनी चाहिए। आमतौर पर सॉफ्टवेयर में एक अच्छा प्रोडक्ट पर्सन होना फायदेमंद होता है। लीडरशिप में अच्छी स्किल्स होना, नेटवर्क बनाना, लोगों को मनाना, ये सब काम का है। और ये जानना फायदेमंद है, और ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप ट्रैक पर हैं या नहीं। इस तरह का विश्वास रखना और साथ हाय इस बात का पैरानोया भी होना कि क्या मैं अपने ट्रैक के खिलाफ जा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट थीसिस। और जब आप इसे सही तरीके से करते हैं और आप सीखते हैं और आप लोगों को इकट्ठा करते हैं और आप अपने आसपास नेटवर्क बनाते हैं, तो आमतौर पर आप एक महान फाउंडर कैसे बनते हैं। ए फ्लैट क्लासिकली और मैंने जानबूझकर 5 गोरे आदमियों की मर्दों की तस्वीरें लगाई। ये क्लासिकली है, आपके पास एक तरह के आइकॉनिक फाउंडर्स हैं। लेकिन असल में फाउंडर्स बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। वे अलग अलग एरिया में बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग तरह की एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज होती हैं, वाहन हैं विभिन्न प्रकार के। वे जिन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा मतलब सिर्फ क्लासिक, आप जानते हैं, जेंडर, रेस वगैरह के हिसाब से डाइवर्सिटी से नहीं है। मेरा मतलब है उम्र में डाइवर्सिटी, अनुभव में डाइवर्सिटी। आप जानते हैं, जैक बॉय इस काम में आने से पहले एक टीचर थे। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और इसलिए सवाल यह है कि आप उबाद खाबाद जमीन को कैसे पार करते हैं। आप अपने आसपास नेटवर्क कैसे बनाते हैं। आप लोगों को इसे बनाने के लिए कैसे कहते हैं। ये एक लगातार बदलती समस्या है जिसका सामना आपको करना पड़ता है जब आप एक कंपनी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं लोगों को ये सोचने पर मजबूर करना चाहता था कि कोई एक स्किल सेट नहीं है। सीखने और खुद को ढालने की क्षमता है, लगातार एक विजन रखने की क्षमता है जो आपको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन सभी सोच से इनपुट लेना और फिर क्रिएटिव होना, अपने आसपास नेटवर्क बनाना, और असल में यही एक महान फाउंडर बनाता है। और ढूंढ में उबाद खाबाद जमीन पार करते हुए ऐसा करने की आपकी क्षमता, जो कि एक तरह से वो तरीका है। एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि आपको सच में नहीं पता होता कि क्या आपको हमेशा से पता था कि ये काम करेगा। नहीं, जब तक आप पागल ना हों। सही है, कभी कभी पागलपन काम करता है। तो इसके साथ अब मैं कुछ सवालों पर आता हूं। लेकिन ये फाउंडर्स का ये माइंडसेट कुछ ऐसा हाई था जो एक तरह से की है। और अगर कोई सवाल नहीं है, यहाँ ग्रेटर देन मैं जानना चाहता हूं कि नेथन, आपने पहले कैसे टारगेट किया, या आपने सही डॉक्टर्स को लाने के लिए लोगों को कैसे चुना जो जानते कि आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस को मजबूत करने में मदद मिलेगी ताकि ये सच में आगे बढ़ सके। क्योंकि ये ऐसा लगता है कि हर स्टार्टअप को इसी का सामना करना पड़ता है। ग्रेटर देन, हाँ, ग्रेटर देन वही चैलेंज। ग्रेटर देन 2 सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को ज़रूरी समझना। और लिंक्डइन के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें थी। 2003 में वेब बोरिंग था। असल में हुआ ये कि सभी ने सोचा था कि कंज्यूमर नेट खत्म हो गया है, और इसलिए लोग क्लीन टैग और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और बाकी सब कुछ कर रहे थे। ए फ्लैट ये बहुत मुश्किल समस्या है, क्योंकि सभी को लगता है कि इंटरनेट और मोबाइल दिलचस्प है, और इसलिए शोर से बाहर निकलना सच में ज़रूरी है। इसलिए हम जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं वो काम नहीं करेगी। हमने बस कुछ लोगों को इनविटेशन भेजे और फिर सिस्टम को ठीक किया और लोगों को लाने के लिए पीआर किया। जैसे हमने जो शुरुआती फाइल लिए द अनमेन से एक सही था कि क्या हमें इसे सिर्फ इनवाइट के तौर पर हाई अलाउ करना चाहिए, या हमें कोल्ड साइन अप की इजाज़त देनी चाहिए। हमें कोल्ड साइन अप की इजाज़त इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जो लोग इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं, ज़रूरी नहीं कि वे वही लोग हों जिन्हें आपने चुना था। जानना, ताकि वे साइन अप करें और इसे फैलाएं। इस तरह के सभी फाइल हमने लिए। ए फ्लैट ये चुनौती बहुत मुश्किल है क्योंकि जब आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचते हैं तो चुनौती ये है कि आप संभावित कस्टमर्स या संभावित मेंबर्स के समय के लिए कैसे मुकाबला कर रहे हैं और वे क्या सोचते हैं, उन्हें किस पर विश्वास करना है। 2003 में ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क जैसा था। ये संभावित रूप से एक अच्छा है। आइडिया क्या बकवास है, मैं इसके साथ खेलूंगा। मेरे पास देखने के लिए और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हैं और इसलिए आज आपकी स्ट्रैटेजी, जब आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, सवाल यह है कि मेरी असली निर्णायक बाधा क्या है।
वो कौन सी हैक है जो मुझे पता है और दूसरे लोग नहीं जानते? ग्रेटर देन कोई आपके पास आता है, आप कैसे बताते हैं ग्रेटर देन टू? मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई अच्छा फाउंडर है या नहीं? खैर, ऐसा नहीं है, मैं रेफरेंस में बहुत विश्वास करता हूं। आमतौर पर मैं कभी कभी, असल में नहीं। इस मामले में 100% समय मैं किसी से तभी मिलता हूं जब वे मेरे पास रेफरेंस के जरिए आते हैं। टू एक बात यह है, बात यह है कि इसके बाद मुझे भागना है क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है। अगर तुम सच में टाइम और अटेंशन पाना चाहते हो, कोई रेफरेंस ढूंढो। ये लिंक्डइन इस्तेमाल करने के लिए कोई पिच नहीं है, ये इस बात का सवाल है कि तुम टाइम कैसे निकालते हो। तुम पता लगा सकते हो, जैसे सैम मुझे जानता है। उठाओ, सैम को बस के नीचे फेंक दो। है ना? हाँ। और इसलिए मेरा रेफरेंस असल में वो तरीका है जिससे मैं ये करता हूं। और इसलिए उदाहरण के लिए, जब मैं एयरबीएनबी वालों से मिला, इसका एक कारण ये भी है कि मैं उनकी पिच के 2 मिनट बाद हाय उन्हें टॉक कर कह सकता हूं, मैं आपको इन्वेस्ट करने का ऑफर देने जा रहा हूं। मैं बाकी की पिच सुनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप यहां जो कर रहे हैं वो जादुई और जबरदस्त है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पास पहले से हाय उनके बारे में रेफरेंस थे। जैसे कि ये सिर्फ 2 मिनट का था, 30 मिनट का भी नहीं। क्योंकि मैं आने से पहले हाय उनके बारे में जानता था। और मोटे तौर पर ये ज़्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में सच है। और ये वो नेटवर्क है जो सच में चाबी। मुझे लगता है कि यहाँ भी एक सवाल था। यहाँ ग्रेटर देन टू, क्या आप इसे महान फाउंडर्स के लिए एक मजबूत सिग्नल मानते हैं कि समझ की गहराई? समझ की गहराई महान फाउंडर्स के लिए एक मजबूत सिग्नल है। क्या आप एक और वाक्य कह सकते हैं? ग्रेटर देन एक थीसिस से एक थीसिस निकालनी या इस पर काम करने में सक्षम होना। एक छोटे वाक्य में बहुत सारा शक। ग्रेटर देन खैर, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आप जो टारगेट कर रहे हैं यूज ठीक से कहने और कुछ कहने की क्षमता। ये समुद्र या स्विस आर्मी नाइफ को उबालने की कोशिश नहीं है। अप्रोच एक फोकस की तरह है, जैसे देखो अगर हम इस बारे में सही हैं तो ये काम करता है। ये असल में बहुत ज़रूरी है एक फाउंडर को जज कर पाना, क्योंकि अगर आपके पास इस लेवल की क्लैरिटी नहीं है तो आप अपने पीछे नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, आपको इन्वेस्टर नहीं मिल पाएंगे, आपको एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे। आपको ये साफ साफ बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। और समझ मददगार होती है, हालांकि ये थोड़ा बहुत स्टेज पर निर्भर करता है। ये हमेशा होता है। अगर मुझे लगता है तो मैं उन फाउंडर्स की तरफ अटैक होता हूं जिन्होंने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। लेकिन अक्सर मैंने ऐसे महान फाउंडर्स देखे हैं जो अच्छा एनालिसिस नहीं करते, लेकिन उन्हें पता होता है कि वे क्या कर रहे हैं। और इसलिए आप ज़्यादा चार्ट बनाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। ग्रेटर देन जब लिंक्डइन के पास लगभग 5 साल मुझे लगता है कि रैप अप टाइम जैसे क्या ओरिजिनल को दोगुना करने जैसा हो सकता है। ग्रेटर देन ओ टू, मैं कैसे परसिस्टेंस रखूं जब, क्योंकि असल में लिंक्डइन ने, आप जानते हैं, देखते हैं जिन्हें याद है, हम द फ्रेंडस्टर, फिर माईस्पेस, फिर फेसबुक के छोटे विकल्प के तौर पर माने जाते थे। सही। टू, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग जैसे हम उस समय इन बड़े नामन के बगल में छोटे से थे। आखिरकार मेरे लिए, जब मैं लिंक्डइन के बारे में सोच रहा था, ये एक मैकेनिज्म के तौर पर इन्वेस्टमेंट थीसिस पर वापस आता है। मैं एक्शन फैक्ट पर विश्वास करता हूं, हर व्यक्ति के जीवन और उसके लिए सही इकोनॉमिक सिस्टम डिजाइन। ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी का मतलब है पब्लिक प्रोफेशनल प्रोफाइल होना। दुनिया वैसी हाई होनी चाहिए, इससे हर कोई बहुत बेहतर महसूस कर रहा है, और हम बाकी सबसे ज्यादा इसके करीब पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि ये उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा जितना मैं चाहता था। हो सकता है कि आम दुनिया ये सोच रही हो, और ये सोशल चीजें सच में दिलचस्प हैं। हम नहीं। जैसे हम 2003 की पतझड़ और गर्मियों में सिर्फ ये कहकर खबरों में आ पाए कि हम फ्रेंडस्टर हैं, लेकिन बिजनेस के लिए जो पूरी तरह से, जैसे एक बार जब आप चीज को देखना शुरू करते हैं तो ये बेतुका लगता है। लेकिन ऐसा था कि ठीक है, हम आपको कवर करेंगे क्योंकि ये दोस्त है, लेकिन बिजनेस के लिए। और लोगों का ध्यान हमारी ओर खींचना शुरू करना जरूरी था। और इसलिए कॉन्फिडेंस ये था कि दुनिया में मुझे अभी भी विश्वास है कि ये होना चाहिए, और हमसे ज्यादा कोई इसके करीब नहीं पहुंच रहा है। हमें वहां पहुंचने में शायद मेरी उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। टू,
सैम, ग्रेटर देन जब आप गलत हो जाते हैं, जब आप किसी ऐसे फंड से मिलते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा होगा और आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि इन विरोधी टैक्टिन के बीच एक चाल है। ग्रेटर देन हाँ, ग्रेटर देन और कागज पर ऐसा लगता है कि वे दूर तक जाएंगे। ऐसी क्या बात है जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में गलत बनाती है जो अच्छा दिखता है? पहला ऑब्जर्वेशन। ग्रेटर देन खैर, कुछ हद तक आप इस तरह की मुश्किलन को पूरी तरह से तभी पार कर सकते हैं जब आप असल में जाकर ऐसा करें, है ना? तो आप अपनी हाइपोथेसिस के बारे में गलत हो सकते हैं। ऐसी चीजें जो अक्सर आपको गलत लगती हैं, गलत हो जाती हैं, या जब आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति इसलिए क्यों की हुए। जैसे एक टेस्ट जो मैं अक्सर बातचीत में इस्तेमाल करता हूं, वो ये है कि मैं किसी आइडिया पर थोड़ा जोर देता हूं और मैं फ्लेक्सिबिलिटी और लगन दोनों चाहता हूं। मैं चाहता हूं, नहीं, मुझे जो मैं सोच रहा हूं उस पर पक्का यकीन हो और मैं उस पर बहस कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात सुन रहा हूं और आप इस बारे में कैसे सोचते हैं इसकी चिंताओं और दूसरी बातों के हिसाब से खुद को डाल रहा हूं। कभी कभी आपको कोई ऐसा मिलेगा जो कहेगा, देखो मैंने सीख लिया है। अस व्यवहार की नकल करें, इसलिए मैंने कहना सीख लिया है। उदाहरण के लिए, मैंने सीखा है कि ऐसा देखो जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं और ऐसा लगता है कि मैं उस चुनौती के बारे में सोच रहा हूं जो तुम बता रहे हो, लेकिन असल में मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूं, है ना? और मुझे नज़रअंदाज करना शायद ठीक हो, है ना? आमतौर पर दुनिया को नज़रअंदाज करना आमतौर पर एक मुसीबत होती है, और इसलिए ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें मापने में आप असल में गलत होते हुए देख सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जिस तरह की चीज ज़्यादा मैंने फाउंडर्स के बारे में जो रेफरेंस सवाल पूछे, वे अडेप्टेबिलिटी जैसी होती हैं। जैसे एक बात जो मैं अक्सर ढूंढता हूं, वो है आनंद सीखने का कर्व। क्योंकि हर एंटरप्रेन्योरियल पैटर्न कुछ हद तक यूनिक और नया होता है, और क्या आप नया सीख सकते हैं? हाँ, सही है, ये इसे करने का एक तरीका है। और क्या सीखना टूट जाता है, या कोई बड़ा स्किल सेट है? क्या कोई ईगो का मुद्दा है जो रास्ते में आता है? जैसे, ठीक है, मुझे हाई होना चाहिए। जैसे, हर किसी को मेरी तारीफ करनी चाहिए, और इससे होगा। आप भी प्रॉब्लम के हिसाब से खुद को ढालने में गलत बर्ताव करें। इस तरह की बातें। मुझे लगता है कि मेरा एक आखिरी सवाल है। पीछे बैठी महिला। ग्रेटर देन ये एक बेहतरीन को फाउंडिंग टीम है। और आपके नज़रिए से, जब आप ये देख रहे हों कि एक बेहतरीन को फाउंडर कैसे बने, तो एक अच्छी पार्टनरशिप क्या होती है? ग्रेटर देन को फाउंडिंग टीम कैसे एवेल्युएट करें और फिर को फाउंडर्स के बारे में कैसे सोचें? तो पहली बात यह है कि यह बहुत ज़रूरी है कि आप सच में अच्छे से कोलैबोरेट करें। टीम के दौरान शुरुआती हिस्से में मैं इसी तरह की बात कह रहा था। क्योंकि अगर आपके पास असल में बहुत अच्छा सीरियस रिश्ता नहीं है, भरोसा, आप जानते हैं, एक तरह से ये 150 है जिसे मुझे खत्म करना है ना? ग्रेटर देन 205 यार। ग्रेटर देन ओ 205, नहीं, मैं चलता रहूंगा। सॉरी, मैंने समय गलत पढ़ लिया। मेरे पास और सवालों के लिए समय होगा। सॉरी, मैं समय बताने की कोशिश कर रहा था। ग्रेटर देन 2, ठीक है, मैं इसका थोड़ा लंबा जवाब देता हूं। खास बात यह है कि जब आप फाउंडर्स के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपके पास ताकत की पूरी रेंज में जरूरी ताकतन की वैरायटी है जो काम की होगी? अक्सर आपको एक टेक्निकल फाउंडर की जरूरत होती है। कम से कम अक्सर आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो बिजनेस साइड, फंड रेजिंग, इस तरह की चीजों के लिए डेडिकेटेड हो। ये एक तरह का क्लासिकल स्किल सेट है जब आप 2 से 3 के बारे में सोचते हैं, और आमतौर पर यह अनमेन एक तरह का कॉम्पोजिशन होता है। और ये कुछ ऐसा है जैसे आप फाउंडर्स 1 के बारे में सोचते हैं जब आप एक फाउंडिंग टीम के बारे में सोचते हैं जब आप अगले लेवल पर पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, एक चीज जो लोग क्लासिकल तौर पर आपको बताएंगे वो है, उदाहरण के लिए, पति पत्नी की टीम में इन्वेस्ट ना करें। और असल में ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा होता है। इज़मेन और बाकी सब चीज़ों में माल ढुलाई का असर होता है, क्योंकि आप जानते हैं, पर्सनल बातें भी जो हो रहा है यूज बिगाड़ रही हैं। मुझे असल में लगता है कि आप ये देख रहे हैं कि क्या वे अच्छे से मिलकर काम करते हैं, क्या वे एक दूसरे को सच तक पहुंचने में मदद करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए
जब मैं किसी टीम से बात कर रहा होता हूं तो सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जब वे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो वे ऐसे नहीं होते कि ओ हम सब एक हाई चीज से गा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ओ क्या तुमने इसके बारे में सोचा या इसमें क्या चैलेंज है। जैसे तुम लड़ाई के मैदान में जा रहे हो जिसमें बहुत सारे रिस्क हैं। जैसे पेपैल में एक चीज जो बहुत आम थी वो थी मैक्स जिसने गॉड सिस्टम और बाकी सब कुछ इन्वेंट किया था। वो अक्सर पीटर के ऑफिस में आता था, पीटर थी जो एक बड़े लेजेंड थे, और कहते थे देखो ये कुछ चीजें हैं जो हमें खत्म कर देंगी और मैं तुम्हें उन पर फोकस करने देता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सब बस कह रहे हैं। ओह हाँ, हम सब यहाँ बैठे हैं। हम इस बात को समझ रहे हैं कि सच क्या है और हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। शॉर्ट टर्म में क्या प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम है और हम इससे कैसे निपट रहे हैं। और टीम के अंदर वो बनावट, वो मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो मिलकर सीखना ऐसी चीज है जो असल में आमतौर पर अच्छी टीम बनती है। ग्रेटर देन हाँ, इस शानदार लेक्चर के लिए धन्यवाद। याद करें पीटर थील कहते हैं, हम सभी उड़ने वाली कैरन का सपना देखते हैं लेकिन आखिर में हम 140 कैलेंडर हाई रह जाते हैं। तो चलिए आपसे पूछते हैं, आप जानते हैं कैसे पहचानें कि हमने ये पाया। आप जानते हैं कि अलग अलग सेक्टर में कोई आप हो सकते हैं। ग्रेटर देन हम ग्रेटर देन और फिर कुछ आम कंप्यूटिंग या कैसे बारी लोगों से पोल कैसे करें या कॉम्बिनेशन के लिए। ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन क्या कोई आम जगह है या कोई ग्रेटर देन इतना अलग। फाउंडर्स अलग अलग एरिया, आप उन्हें कैसे पहचानते हैं। 2 बातचीत का मकसद था कि क्या यूनिक है। फाउंडर्स के बारे में मेरी सोच के बारे में। सभी फाउंडर्स में ये एक महान फाउंडर है। ये उसी का एक हिस्सा था। ये कहने की कोशिश थी कि देखो क्यों उनकी इज़में अंतर है। 2 उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर में मार्केट में स्पीड, सीखने की स्पीड सच में बहुत जरूरी है। हार्डवेयर में अगर एक्यूरेसी सच में मायने रखती है। इसलिए अगर आप गलत चीज बनाते तारांकन इस ऊपर उछाओ तुम मर जाओगे। 2 और शिप करते हैं 2 आप फैंस गए। आमतौर पर एक इन्वेस्टर के तौर पर, और यही वजह है कि बहुत सारे इन्वेस्टर आप जानते हैं कुछ खास चीजें सीखते हैं जिन्हें वे फिर बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं और फिर से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे कोशिश करते हैं किसी डोमेन को इतनी अच्छी तरह समझे की पहचान सेकंड। इस डोमेन में कौन से फाउंडर सच में मायने रखते हैं और अगर हम इस डोमेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इसे अच्छे से कैसे कर सकते हैं। और इसलिए कुछ ऐसे गन हैं जो हर डोमेन के लिए यूनिक होते हैं। 2 उदाहरण के लिए आप जानते हैं, जैसे कि अगर क्लासिक बातों में से एक ये है कि मार्जिन, कॉस्ट कंट्रोल वगैरह के मामले में ऑपरेशनल एफिशिएंसी में आपकी कितना अच्छा होना चाहिए। आप एटम्स की दुनिया में काम कर रहे हैं जिसमें कॉमर्स भी शामिल है, तो आपको उसमें सच में अच्छा होना होगा। आप जिंगा जैसे स्टार्टअप जैसा डिजिटल गेम कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। 2 और इसलिए आप इस तरह के फिक्स और झुकाव की तलाश करते हैं, और इसकी शुरुआत का एक हिस्सा ये है कि ये एक्शन फैक्ट नहीं है कि एक हाई व्यक्ति हर चीज में अच्छा है। मेरी सबसे मजेदार बातचीत में से एक मेरे एक दोस्त के साथ हुई जो मेरे पहले स्टार्टअप के सोशल नेट पर मेरे लिए काम करता था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, रीड, मैं तुम्हें कभी मैकडॉनल्ड्स का मैनेजर नहीं रखूंगा। मैं भी नहीं रखूंगा। मैं इस जमीन बहुत बुरा हो जाऊंगा। ठीक है, और इसलिए ये स्किल सेट है जो फिट बैठता है, लेकिन इसका पूरा पॉइंट ये भी है असल में ऐसी चीज़ों से निपटना जो अजीब लगती हैं। कभी एक पर भारी पड़ना, कभी दूसरी पर भारी पड़ना, और आप जो कर रहे हैं उसके बारे में इस समय सही फैसला लेना। और यही बात ज़्यादा यूनिवर्सल होती है। आपने बताया कि आप जितना समय लेना चाहते हैं उससे ज़्यादा समय ले रहे हैं, और इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कब। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहना चाहिए या नहीं, और आपको कैसे पता चलेगा कि कब हार मान लेनी चाहिए, शायद आपकी पर्सनल लाइफ और करियर गोल्स के बारे में भी। ये कैसे फिट बैठता है ग्रेटर देन 2 सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब पाइवट करना है। इन्वेस्टमेंट थीसिस और आपके इन्वेस्टमेंट थीसिस में आपका कॉन्फिडेंस और अस पर काफी क्लियर होने का एक कारण यह है कि आमतौर पर मैं लोगों को ये जवाब देता हूं कि अगर आपका कॉन्फिडेंस काफी लंबे समय से अनमेजर्ड है या कम हो रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से अनमेजर्ड है, समय कम होना चाहिए और ये कम हो रहा है, और फिर आप इंटेंस मोड में चले जाते हैं जहां आप कोशिश कर रहे होते हैं।
ये पता लगाने के लिए कि आप किस तरह की चीजें करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और ये फेल हो रहा है। ये पाइवट करने के बारे में सोचने का सच में अच्छा समय है। और आपके पास इस पर थीसिस हो सकती है कि क्या हम पैसे जुटा सकते हैं। आपके पास इस पर थीसिस हो सकती है कि क्या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ या आप जानते हैं वायरल लिमिटेशन या सेओ या कुछ और किस पैटर्न से काम करेगा। और जैसे ठीक है, मैंने ये चीजें ट्राई की और ये चौथी चीज इन तीनों जितनी अच्छी नहीं लगी और अगली दो बातें जिनके बारे में मैं सोचता हूँ। तो इससे भी बुरा ये है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और टैब आपको पिवटिंग के बारे में सोचना चाहिए। पिवटिंग के मामले में एक आम गलती ये होती है कि आप टैब तक इंतजार करते हैं जब तक आप असल में दीवार से टकरा नहीं जाते और सब कुछ खत्म हो जाता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते और आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपने बहुत लंबा इंतजार कर लिया। ए फ्लैट पर्सनल करियर गोल्स वगैरह के मामले में आगे आप जानते हैं, एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि स्लाइड्स के दौरान मैं आपसे जो बात करना चाहता था वो ये है कि समय गलत पढ़ने की वजह से मैंने थोड़ी जल्दी कर दी। सबसे आम सवालों में से एक है बैलेंस और मुझे सच में लगता है कि फाउंडर्स में कोई बैलेंस नहीं होता। ये मेरी ऐप तक की सबसे मजेदार बातचीत में से एक है। कोलोराडो के एक गवर्नर के साथ बात हुई थी जो कह रहे थे कि हम यहाँ सच में बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बैलेंस्ड है। जैसे सच में अगर मैंने कभी किसी फाउंडर को इस बारे में बात करते सुना है, ओ इस तरह मेरी जिंदगी बैलेंस्ड है और इसलिए वे जीतने के लिए कमिटेड नहीं है ना। और इसलिए सिर्फ वही बहुत अच्छे फाउंडर होते हैं जो कहते हैं मैं सच में इसमें अपना सब कुछ लगा दूंगा। ए फ्लैट ये सिर्फ कुछ सालों के लिए हो सकता है। मैं कुछ समय के लिए ये कर सकता हूँ फिर दूसरी चीजें करूंगा। लेकिन जब मैं ये कर रहा होता हूँ तो मैं इस चीज में अनबैलेंस्ड रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेक नहीं लेते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानते हैं डेट पर नहीं जाते या कुछ और नहीं। लेकिन आप इस पर सुपर फोकस्ड होते हैं क्योंकि ये सच में मुश्किल है और मरने के बहुत सारे तरीके हैं। और यही वजह है कि चट्टान से कूदन वाला मेटाफोर अन मेटाफोर में से एक है जिसका मैं क्लासिकली इस्तेमाल करता हूं। ग्रेटर देन टू सॉरी की आपकी डेफिनेशन आइडिया पर निर्भर करती है। अनिश्चित मौकन को पहचान का जिन्हें दूसरे लोग जरूरी नहीं कि देख पाए। कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छे मौकन को पहचान में कितना खुशहाल है? ग्रेटर देन टू स्टार्टअप इकोसिस्टम विपरीत मौकन को पहचान में कितना अच्छा है? चलिए देखते हैं। ये एक तरह का चैलेंज है क्योंकि जैसे हाई ये असल में ट्रेंड में आता है ये कम कंट्रेरियन हो जाता है। मैं कहूंगा कि ये मिला जुला है कभी कभी क्योंकि एक महान इन्वेस्टर बनाने का एक हिस्सा ये है कि वो जाकर देखे कि मैं ये रेडिकल शॉट लेता हूं और मैं ये रेडिकल शॉट लेता हूं, मैं ये रेडिकल शॉट लेता हूं और वहां काफी लोग या इन्वेस्टर हैं, आमतौर पर कोई ना कोई होता है। अगर आप अंत तक अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं, नेटवर्क के जरिए अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। कभी कभी मुश्किल होता है, बहुत शोर होता है, सिग्नल तक पहुंचना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो एकदम अजीब होती हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि बेंचमार्क हाई अकेला था जो ईबे को फंड करता था। अगर आप वैली के ज़्यादातर लोगों से 1 साल 18 महीने पहले बिटकॉइन के बारे में बात करते तो वे आपको बताते कि क्या बिट क्या, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है। और वेज ये अभी भी साफ नहीं है कि बिटकॉइन कैसे काम करेगा। हालांकि मुझे लगता है ये बात कि क्रिप्टोकरेंसी पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट सिस्टम होगा, मुझे लगता है कि लगभग दुनिया में बिटकॉइन होने वाला है। और असली सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन पहली या आखिरी क्रिप्टोकरेंसी है। पहली बात, इसमें नई चीजें और नए फीचर्स हैं। आखिरी बात क्योंकि इसमें नेटवर्क इफेक्ट्स हैं और ये पहले से हाई चल रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये इसके साथ काफी अच्छा है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि वे कंट्रेरियन हैं क्योंकि वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। मैं आपको 2 बातें बताता हूं, उदाहरण, और उम्मीद है इन लोगों के फाउंडर जिन्होंने मुझे ये कूल भेजे। मुझे हर दिन लगभग 30 तस्वीरें भेजी जाती हैं जिन्हें मैं टैब तक नहीं देखता जब तक कि टाइटल में कुछ ऐसा ना हो जिससे मुझे हंसी आए। ऐसे में मैं इसे ज्यादातर कॉमेडी मानता हूं और मैं 2 कॉमेडी शेयर करूंगा। अनमेन से एक थी पैन वाले डायपर जिसमें आप जानते हैं कंप्यूटर मॉनिटरिंग करता है।
बच्चा पेशाब कर रहा है या पॉटी, ये आपको बताता है और आप सोक्ड हैं। अगर आप इस तरह की चीज़न में अपने बच्चे से इतनी दूर हैं तो ये शायद दूसरी चीज़न का बुरा संकेत है। और फिर दूसरा वाला एक तरह का कस्टमाइज्ड ई कॉमर्स बॉस था। और आप जानते हैं, ओ मेरे पास एक उल्टा आइडिया है। जैसे हाँ आपके पास है, लेकिन सही तरीक से नहीं है ना। टू वेज भी। टू आप जानते हैं, लेकिन टू मुझे लगता है कि आमतौर पर सिस्टम इज़मेन काफ़ी अच्छा है। पीछे ग्रेटर देन क्या आपको समय से पहले सोशल नेट मिल जाता है? अंदाजा लगाइए। आप मार्केट बनाने बनाम मार्केट खोजन के बारे में क्या सोचते हैं? ग्रेटर देन मार्केट बनाना बनाम उन्हें खोजना। ग्रेटर देन हाँ। ग्रेटर देन ठीक है। तो ये असल में ये एक मुश्किल सवाल है। फ्रीक्वेंट जैसे और ये कंट्रेरियन चीज का एक अच्छा फॉलो है। जैसे अक्सर ये क्लासिक बात होती है, ओ क्या मार्केट अभी है? क्या इसलिए कि ये बहुत बड़ा होने वाला है या नहीं होगा? अच्छी खबर यह है कि ये आमतौर पर एक या दूसरा होता है ना। और इसलिए ये किसी ऐसी चीज के पीछे जाने को बनाता है जिसे ज्यादातर लोग मार्केट नहीं मानते, लेकिन आपके पास इसे मानने का एक कारण है। असल में कभी कभी अक्सर एक अच्छा दाव होता है। हालांकि ये फ्रीक्वेंट हो सकता है, ये कभी कभी पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। और जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं तो एक चीज जो आप कर रहे होते हैं वो है, मुझे किस चीज से फायदा होगा। सोचिए कि वहां मार्केट था या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं शुरुआत में कोई मार्केट नहीं होता। और इसलिए मार्केट बनाना बेशक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुमकिन है, लोगों को लगता है कि इस तरह की चीज़न की नई ज़रूरत है। दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि अगर लोगों को यह भी नहीं पता कि वे इसे एक कैटेगरी के तौर पर चाहते हैं तो आप इसे तेजी से कैसे अपनाएंगे, है ना। तो वे कहते हैं ठीक है, लेकिन लोग, उन्हें बस एहसास होता है। ये एक क्लासिक एंटरप्रेन्योरियल मसफाया है। एक क्लासिक बात यह है कि अगर लोगों को बस ये एहसास हो जाए कि ये मौजूद है तो उन्हें एहसास होगा कि उन्हें ये सच में चाहिए है और वे इसके लिए झुंड में लाइन में लग जाएंगे। खैर, कुछ एंटरप्रेन्योर हैं, स्टीव जॉब्स इनमें से एक हैं, जो ऐसा कर सकते हैं। ज्यादातर समय ऐसा नहीं होता। और इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस में ये बताना होगा कि जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं। ऐसा मार्केट जो पहले से मौजूद नहीं है, वो जिसके बारे में आप जानते हैं कि दूसरे लोग नहीं जानते। देश का आधार जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि मार्केट होना चाहिए, है ना। और इसलिए उदाहरण के लिए लिंक्डइन के साथ एक माइक्रो वाला था। असल में क्लासिफाइड रिक्रूटिंग का तरीका असल में एक एक्सरसाइज थी। अखबार इंफॉर्मेशन एज में एक एक्सरसाइज। और असल में लोगों को सीधे रिक्रूट करना नेटवर्क एज का हिस्सा है और इंटरनेट और असल में रिक्रूटिंग ऐसे ही होनी चाहिए। ए फ्लैट इसे वैलिडेट करना काफी आसान था। लेकिन आप जानते हैं, ये ऐसी चीज है जिसके बारे में आप सोचते हैं। शायद एक नया मार्केट है। ग्रेटर देन आखिरी सवाल बॉस। ग्रेटर देन हाँ आखिरी सवाल। ग्रेटर देन आपको कब पता चलेगा? क्या आप किसी को इतने लंबे समय से जानते हैं कि उसके सामने कंपनी शुरू कर सकें? स्टैन ने हमें जो बातें बताई उनमें से एक ये है। पहले सेमेस्टर में आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप जानते, लेकिन जब आप लोगों ने पेपैल शुरू किया, जैसे उदाहरण के लिए आपने कितने समय तक ये लोगों का एक बड़ा ग्रुप था, तो आपको कैसे पता चला ठीक है, मुझे उन लोगों पर इतना भरोसा है कि मैं एक कंपनी शुरू कर सकूं। ग्रेटर देन टू मैं सवाल दोहरा रहा हूं। कुछ हद तक इसलिए क्योंकि हम ये रिकॉर्डेड है और बाकी सब कुछ, और मैं ये पक्का करना चाहता हूं कि यहाँ के लोग इसे देखें। लेकिन असल में सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी पर इतना भरोसा करते हैं कि आप को-फाउंडर बन सकें। इसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स शामिल होते हैं और देखिए, ये अन रिस्क में से एक है जो आप उठाते हैं। और आप इस बात पर पैंक्ट हैं कि क्या मुझे लगता है कि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। ए फ्लैट में एक बात और बताऊंगा कि मुझे लगता है कि यहाँ एक और बात है जो बहुत काम की है। तो एक बात जो मैं अपनी पोर्टफोलियो कंपनी के सीईओ या फाउंडर्स को बताता हूं जब वे किसी को हायर करने के बारे में सोचते हैं। सीईओ, मुझे लगता है कि ऐसा करने का एक हाई तरीका है,
जब आप उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें आप सीईओ के तौर पर हायर करने की सोच रहे हैं, तो आप उनके साथ 20 से ज़्यादा घंटे बिताते हैं। ठीक है, जहां आप किसी भी चीज के बारे में बातचीत में जितनी गहराई से सोक्ड हैं, उसमें उतना हाई अंतर होता है। राइट, विश्वास, काम करने का तरीका, टू आपने ये सब पहले हाई पहचान लिया है ताकि आप ऐसा ना हो कि आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा ना हो कि ओ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, हम ऐसा करते हैं। लेकिन हमने बातचीत शुरू कर दी है। हमने सारे पैरामीटर्स देखे हैं, हमने इस बारे में बातचीत की है कि हम किस बात से सहमत हो सकते हैं या किस बात से असहमत। एक चीज जो मुझे अक्सर कवर करने लायक लगती है, वो लगभग एक तरह से तलाक जैसी है। जैसे, वाह, ऐसा क्यों होगा? हम तलाक लेना चाहते हैं। जैसे, मैं क्या कहूंगा, ये काम नहीं कर रहा है ना? और इससे पहले हाय इसका हिस्सा मान लेना। क्योंकि टैब उस समय जब आप लड़ाई के मैदान में उतरते हैं, जो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, आप अस्पताल की इस वाली शैडो से गुजरते हैं। आपके पास कम से कम ये बेसिस टू है कि हम पहले हाई कई तरह की चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। हमने असल में कुछ उम्मीदें तय की है कि आप जानते हैं कि हम साथ में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर ये उससे अलग होने लगे तो इसे इस तरह से सामने लाना काफ़ी आसान है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों। और ये ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि आप अक्सर करते हैं। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप पर इस लेवल का भरोसा है। मेरे लिए अक्सर इसका मतलब है मजबूत बातचीत का एक सेट होना। जैसे 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 अगर बाद में कुछ सामने आता है तो ऐसा हो, ठीक है, हमने इस अल्फा के बारे में बात की और हम इसे सामने ले सकते हैं तो। खैर, इसके साथ ग्रेटर देन बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटर देन धन्यवाद।